जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनको डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना वीडियो को। देखिए, इससे पहले हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे बाल विकास को, लेकिन चूंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। और जो मुझे आपके हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका लगा वो ये लगा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि आपको याद भी रहे। और चूँकि अब समय कम है इसलिए आप अब थ्योरी क्लास को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखना, 5 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं बाल विकास के। जो छठा हमारा अध्याय है उसी के हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, छठा अध्याय का नाम देख लीजिए पहले, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इस अध्याय से जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। पहला प्रश्न देखना, देखिए जो आवश्यक पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस भी करेंगे। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों, उसी के बारे में इस अध्याय में है और इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। तो इसके बारे में बताना है कि एक कथन असत्य है यानी गलत कथन है, वो कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा। इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। जो बाल केंद्र शिक्षा है, नाम से ही क्लियर है, इसमें जो केंद्र बिंदु होगा वो बालक होगा। तो पहला यहाँ पे सही है। दूसरा है, इस शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है बाल केंद्र शिक्षा में। तो दूसरा वाला भी सही होगा। तीसरा कह रहा है, इस शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाए। हस्तपरक यानी कि बालक अपने हाथों के माध्यम से कोई कार्य करे और उस पर चूँकि वो जितना अधिक अपने हाथों से कार्य करेगा उतना अधिक सीखेगा। तो बाल केंद्र शिक्षा में इस पर भी बल दिया है, तो तीसरा वाला भी सही है। चौथा वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। चौथा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जॉन डीवी ने बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन नहीं किया। तो दोस्तों, जो जॉन डीवी, इन्होंने बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किया है, जबकि ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं किया। तो असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे, और चूंकि इसमें बालक को केंद्र में रखते हुए ही सारी डिस्कशन हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एज अ टेस्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना। अब बिल्कुल एज अ टेस्ट परीक्षा में ऐसे आएंगे, और जो समझने वाली बात है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं? ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। ये किसने कहा है दोस्तों? आपको सीधा याद रखना है, जॉन डीवी ने ऐसा कहा है। ठीक है, जॉन डीवी ने ऐसे कहा है, यानी कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रणाली, इसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। आपको याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। हमें जो निम्नलिखित कथन है उसके बारे में विचार करना है। पहला है, शिक्षा शास्त्र अध्यापकों को यह बताता है कि बालकों को क्या एवं कैसे पढ़ाया जाए। दोस्तों, जो हम शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं उसका, जिसको पेडागॉजी भी कहते हैं, उसका मतलब वही है कि बालकों को क्या एवं कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, बिल्कुल ये विचार सही है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है वो बालक की मूल प्रवृत्ति, यानी कि उसकी सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसको प्रेरणा भी मिले उन कार्यों से, एवं उसके संवेग यानी कि इमोशन भी उसमें शामिल हो, तो इन पर आधारित होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि बालक का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं, समाज की आवश्यकताओं एवं शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, जो बालक का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो कि हर बालक अलग अलग परिवेश से आता है, इसलिए उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और समाज की आवश्यकताएं, ठीक है, एवं शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए जो बालक का पाठ्यक्रम है। ये बात कैसी है? सही है, यानी तीनों कथन सत्य हो गए। तो दोस्तों हमें इसमें से बताना कौन सा कथन सही होगा। तो जब तीनों सही हैं तो अब हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? उत्तर फोर्थ, यानी कि सभी सही है। आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। आप एक बार नीचे कमेंट्स कर देना। यदि आपको ऑब्जेक्टिव वाली क्लास ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगती तो मैं वापस थ्योरी क्लास करने रेडी हूँ, लेकिन
आपके लिए दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीधा परीक्षा में याद रहेंगे। बिल्कुल हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? अब एक सिद्धांत ऐसा है जो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, और उत्तर डी सभी। तो दोस्तों बाल केंद्रित जो शिक्षा का सिद्धांत, इसमें प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है, चयन का सिद्धांत भी आता है और लोकतांत्रिक सिद्धांत भी आता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? उत्तर होगा फोर्थ वाला, ये सभी। ठीक है, आपको याद रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, ध्यान से समझना, चूंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं तो सीधा आपको परीक्षा में याद रहेगा। अब चूंकि नज़दीक परीक्षा है आपकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थियों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक दोनों होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो अध्यापक होता है शिक्षार्थियों का सहयोगी यानी मित्र भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में ही चूंकि बालक को केंद्रित करती है, उसको सर्वांगीण विकास किया जाए, ये बात भी सही है। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता एवं सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों, वो बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता दोनों की शिक्षा प्रदान करती है। तो हमारे तीनों कथन सही हो गए, तो उत्तर होगा डी वाला, ये सभी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूँकि ध्यान से देखना, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो हमारा उत्तर होगा। तो ध्यान से देखना, प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारस्परिक शिक्षा के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रगतिशील जो शिक्षा है जटिल पर जो प्रगतिशील शिक्षा जटिल पारस्परिक शिक्षा के जो ऑप्शन है उसके रूप में ही सामने आई है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सर्मग विकास करना है, यानी सर्वांगीण विकास करना, ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है, इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। देखिए अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, जबकि यहाँ पे मना कर रहा है। तो ये वाला हमारा असत्य होगा, सत्य नहीं है, तीसरा वाला उत्तर। चौथा भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा है, प्रगतिशील शिक्षा मुख्य रूप से परियोजना विधि, समस्या विधि और क्रियाकला विधि पर बल देती है। ये बात सही है, सीधा आपको यहीं से याद हो जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा किस पे बल देती है? परियोजना विधि पर, समस्या विधि पर एवं क्रियाकलाप विधि पर बल देती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस अध्याय के कंप्लीट हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। मॉन्टेसनरी शिक्षा प्रणाली, जिसको नर्सरी शिक्षा भी कहा जाता है, की आधारशिला किसने रखी थी? अब आपसे प्रश्न आएगा परीक्षा में कि मॉन्टेसनरी शिक्षा प्रणाली का आधारशिला किसने रखी थी? तो ऑप्शन देखिए, मारिया मॉन्टेसनरी के द्वारा, और सीधा इसका उत्तर ही देखिए मारिया मॉन्टेसनरी होगा। इससे मॉन्टेसनरी यहीं पे हम इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी एक जो कथन है वो सत्य नहीं, वो हमें बताना है। पहला है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। ठीक है, यानी कि जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, तो ये सही बात है। ठीक है, बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जितना बालक स्वयं से कार्य करेंगे उतना ज़्यादा सीखते हैं। बालकों की अभिरुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। ये भी सही बात है। प्रत्येक बच्चे का इंटरेस्ट, अभिरुचि अलग अलग होती है, उसकी योग्यता अलग अलग होती है, तो अध्यापक को उनको ध्यान में रखकर उनका निर्देशन यानी गाइडेंस करना चाहिए। अगला बचा, शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा से भेदभाव कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो फोर्थ वाले यहाँ पर सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, हल्का सा यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा, चूँकि इसका प्रिंट सही नहीं आया, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक साइड प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार हैं, दूसरी साइड केंद्र बिंदु हैं। तो यहाँ पे हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना,
चलिए मैं आपको सीधा मिलान कर देता हूँ। यहाँ पे मानवतावादी शिक्षा किससे मिलान होगा इसका होगा कला एवं सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। संरचनावादी शिक्षा इसका मिलान होगा तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम से। और मोंटेसनरी शिक्षा का क्या होगा कि विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षण, ठीक है। तो इजीली आप इन चीज़ों को याद रख लेंगे, डायरेक्ट परीक्षा में यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। इसकी मैं पीडीएफ भी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। सर्व शिक्षा अभियान आपने सुनी होगी। अब इसमें देखना, पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जो प्राइमरी शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के जो संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान। स्कूल चले हमें ना, आपने बहुत सुना होगा। इसके अंदर का सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया जाता है। आपने एक पेंसिल पे दो बच्चों को बैठते हुए जरूर देखा होगा, स्कूल की वॉल पर ऐसा पेंटिंग बनी होती है, तो सब पढ़े सब बड़े वहाँ पर लिखा भी होता है। ये बात भी सही है। इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बिल्कुल बल दिया गया। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, यानी तीनों सही होगा, उत्तर फोर्थ, ये सभी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। मध्याह्न भोजन योजना यानी जिसको मिड डे मील स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से की गई? ऐसा प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया। तो तमिलनाडु राज्य से जो मिड डे मील है, जिसको मध्याह्न भोजन भी कहते हैं, स्कूलों में जो बच्चों को खाना वितरित होता है, वो तमिलनाडु राज्य से सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ की गई। अब आगे बढ़े हम दोस्तों। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन हमें इसमें से बताना है, तो ध्यान से देखना, आपको इसका राइट आंसर ही पता चल जाएगा और इसके विषय में जो भी जानकारी है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्या है, 1 सितंबर 2004 से देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई। तो बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल डेट सहित आप याद रख सकते हैं कि 1 सितंबर 2004 से देश के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं इसमें पके पकाए भोजन। इससे पहले आपने कभी या बचपन में देखा होगा गेहूँ मिलते थे, दलिया मिलते थे, लेकिन 2004 से पके पकाए भोजन जो कि आज मिलते हैं, तो उसकी व्यवस्था की गई। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिन के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए। कम से कम 200 दिन इसको जरूर वितरित किया जाए, ये भी बात सही है। पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया कि भोजन में कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी सही है। तो उत्तर कौन सा होगा, डी उपरोक्त सभी, ठीक है। जो मध्याह्न भोजन है उसमें ये सारी बातें की गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीआई एक्ट 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं हम। देखिए, यह अधिनियम देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है, सही बात है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया, सही बात है। यह बच्चों का मौलिक अधिकार है, ठीक है। जो अधिनियम आया 2009 में, इसमें सारी व्यवस्था जो शिक्षा का अधिकार, उसमें ये सब बातें कही गई हैं। तो उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? उत्तर होगा दोस्तों डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा प्रिंट इसमें अगेन बिलर है। विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, यानी कि पिछली परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हैं, मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, और इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यानी कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक को नीचे विशेषता हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसको मानना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और यहाँ पे है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होना चाहिए, उसमें धैर्य हो और दृढ़ता हो। चूँकि दृढ़ निश्चय कर लिया हो और उसमें थोड़ी सी शांति धैर्य हो, तो वो एक अच्छा शिक्षक की विशेषता होगी। आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सुन लेना, आपको अभी याद हो जाएगा। यहाँ पे है कि विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और चौथा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण होगा कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, जो उनका व्यवहारिक जीवन उसमें रोजगार भी प्राप्त कर पाए और अन्य लोगों से कम्युनिकेशन भी अच्छे से कर पाए। तो उत्तर होगा फोर्थ वाला। आगे बढ़े, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो इसका उत्तर क्या होगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर। ठीक है, जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है वो है शिक्षण केंद्रित, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है कि बालक को केंद्र में रखते हुए उसको शिक्षित किया जाए, लेकिन जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है वो क्या है कि शिक्षण केंद्रित है। जो हमारी शिक्षा है उसको शिक्षक को केंद्र में रख दिया जाता है। आगे बढ़े हम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। यानी 1 से 5 तक की कक्षा में यदि संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक की आवश्यक अनुपात कितना होगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो 2009 का अधिनियम है इसमें ऐसा कहा गया कि 200 से अधिक बच्चे हैं तो प्रत्येक 40 बच्चे पर एक शिक्षक अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009 में, इसमें डिसाइड किया गया कि शिक्षक को कम से कम प्रति सप्ताह यानी टोटल सप्ताह में कितने घंटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो 45 घंटे है ना, डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, इसलिए हम एमसीक्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि सीधा आपको परीक्षा में याद रहे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। जो अधिनियम है 2009 का शिक्षा का, उसमें जो अध्यापक है उसको किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, इसमें शिक्षा जो एक टीचर है उसको इन सभी दायित्वों को निभाना होगा कि समय पर स्कूल भी पहुंचना होगा, पाठ्यक्रम का सही से संचालन भी करना होगा, और जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित समय से पहले भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, देखिए आप सीधा याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में बिल्कुल मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है, देखिए आपने चारों ऑप्शन इसी प्रकार से पढ़ लेना है और उसका उत्तर आपको बताना है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान इसका उद्देश्य है विद्यालय और कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली उसमें सुधार करना। ठीक है, तो उत्तर होगा कौन सा? तीसरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो दोस्तों जब अधिकांश कार्य जो छात्र स्वयं करने लगेगा तो उसमें आत्मनिर्भरता का जो गुण है वो उत्पन्न होगा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और अधिकांश कार्य फिर वो खुद से ही कर पाएगा। तो उत्तर हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने जो शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और बालक शामिल होता है, इसमें कार्यवाहक किसको माना है? ठीक है, तो यहाँ पे कार्यवाहक किसको माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो जो कार्यवाहक है इसमें शिक्षक को माना गया, क्योंकि शिक्षक ही जो पाठ्यक्रम उसको बच्चों को सिखाएगा और उसमें जो भी बात होंगी बच्चों के बताएगा। तो
को बहाने वाले यानी कार्य को करने वाला यहाँ पे कौन होगा? शिक्षक होगा। आगे बढ़े। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? किसके लिए? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित और जब छात्र कहे। तो शिक्षक को जो गृह कार्य, जिसको हम होमवर्क भी कहते हैं, इसकी जांच कब करना चाहिए? नियमित रूप से जांच करना चाहिए, बच्चा घर से होमवर्क करके लाया है नहीं। आगे बढ़ें। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? चूंकि बच्चों इंटरेस्ट बना रहे तो इसमें से कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो यहाँ पे देखना ध्यान से। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, जो फोर्थ वाला है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जब बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के देते हैं तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जग जाता है और जो भी समस्या आती है उनको पता होता है, और जब जहाँ समस्या आती है वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो उत्तर होगा फोर्थ वाला। अगला देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, कथन किसका है? तो सीधा कथन याद रखना है कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित यानी कि उसमें जो अंदर जो क्षमता है उसका परिपूर्णता में विकास यानी डेवलपमेंट करती है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, बहुत महान संत की श्रेणी में इनको रखा गया, बहुत बुद्धिमान थे। आगे बढ़े हम कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर कर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? यानी कि जो बाल केंद्र शिक्षा है इसकी पद्धति को अपनाकर जो शिक्षण अधिगम है उसको शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है वो हो सकता है। ठीक है, बच्चों को चूँकि केंद्र में रखें और जो भी बच्चे की डिमांड है उसके अनुसार ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम उसी के अकॉर्डिंग हमारा बनना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? यहाँ पे समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। दोस्तों जो प्रगतिशील शिक्षा है इसकी विशेषता है कि समय सारणी और बैठने की जो व्यवस्था है उसमें लचीलापन लाया जाए। ठीक है, उत्तर होगा ए वाला। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद मैं आपके लिए क्लास करा रहा हूँ, तो आप रेगुलर ईमानदारी से पढ़ें ताकि आप भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लें और मेरी मेहनत भी बिल्कुल आपके लिए सफल हो पाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना प्रश्न की ओर। एक बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसमें बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से और समूह में। तो बाल केंद्रित शिक्षा में दोस्तों जो बालक होते हैं व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। उत्तर होगा ए वाला। आगे बढ़ें। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा जो समर्थित यानी कि जो उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया, जिसमें लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से होंगे? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय के बारे में बात की है, तो उत्तर होगा फोर्थ। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन
किस विचारक के द्वारा किया गया? तो नाम याद रखना, बाल कैंसर शिक्षा जॉन डीवी के द्वारा। चूंकि इस अध्याय में जॉन डीवी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जॉन डीवी ने ही बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे हमें बताना है। देखिए, अनिवार्य केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। आगे है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाए और अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाए। तो दोस्तों, इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, उत्तर होगा सेकंड वाला। आगे बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष क्या है? इसमें ऑप्शन देखें, अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009, इसके क्रियान्वयन कक्ष में क्या कहा है? आयु के अनुसार है, अधिक समझाती है। तो इसका उत्तर याद रखना, कौन सा? तीसरा वाला होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के कंप्लीट हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके बहुत ही काम की होगी। सीधा आपको देखिए, थ्योरी पढ़ेंगे और फिर रिवीजन का समय कम है, इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं बोला जाता। आगे देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होगा? डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, शिक्षण को छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप चूँकि शिक्षक बनेंगे तो आपके लिए किस तरीके से व्यवहार करना हो। ऐसा नहीं कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो तो उनको कक्षा से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा स्कूलों में होता है। आपको क्या करना है, जो आपकी शिक्षण पद्धति है उसको रोचक यानी इंटरेस्टिंग और व्यवहारिक बनाना, ताकि बच्चा बिल्कुल ही ऐसा परेशान न करे और डिसिप्लिन में रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्तावादी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, है ना, जिसमें प्रजा का भला हो उसी को नेतृत्व करना चाहिए। आगे बात करें, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग है शिक्षण, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, और ये सभी हमने पढ़ चुके हैं कि त्रिध्रुवीय शिक्षा के कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, बालक और पाठ्यक्रम। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर टेबल में ऑलरेडी मिला हुआ है, तो देखिए आपको आसानी होगी। देखिए, रिपब्लिक की बात किसने की है? प्लेटो ने। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन, इसकी बात किसने की है? रूसो ने। और यहाँ पे दी स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, इसकी बात किसने की है? जॉन डीवी ने। और संध्या विधि, इसकी बात किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मिले हुए हैं और इसकी पीडीएफ भी मैंने कहा है आपसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, कोई बच्चा है जो विद्यालय में देरी से पहुंचता है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधान अध्यापक को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अब बताइए आप क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, विद्यालय में बच्चा देरी से पहुंचता है तो टीचर का कई अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बच्चे से बातचीत करना चाहिए, उससे कारण जानना चाहिए। हो सकता है उसके घर में कोई दुर्घटना घटित हो गई हो या रास्ते में और उसके साथ कोई घटना हुई हो, तो इस कारण से वो लेट हो गया हो, है ना।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के जो बालक हैं विद्यालय कभी नहीं गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस पर जोर दिया गया? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही। तो 2009 के अधिनियम में विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखना दोस्तों, बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो जो बाल केंद्र शिक्षा इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो गृह कार्य प्रदान करना ना, बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया, बाकी सभी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखना, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है। उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। दूसरा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है, इसी के बारे में CBSE के जो पाठ्यक्रम उसमें बात की है कि सामाजिक कार्य में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें और मानसिक कौशलों को सीखें। उत्तर यहाँ पे डी होगा, सॉरी दूसरा होगा। बाकी हम तीसरा ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। तो इसका उत्तर दोस्तों कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ठीक है, जॉन डीवी इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके द्वारा जो कथन कहा गया इनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा में क्या उचित है, इसको हमें बताना है। तो देखिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और जॉन डीवी ने इस पर जोर भी दिया है कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वो स्वयं ही अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकें और व्यावहारिक जीवन जी सकें। ठीक है, तो इसका सेकंड हो गया। आगे देखिए कौन सा प्रश्न था यहाँ पे हमारा 43 आएगा इसके बाद। देखना दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो कौन इस योजना का समर्थन करता है आपके लिए बताना है। संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी और समाज सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दूसरा, मानवीय। ठीक है, आगे बढ़े हम। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए समान शिक्षा प्रदान करें। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करें। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सेकंड, यानी यह शिक्षा पाएं जिससे कि उनके अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो दोस्तों हमें इस वीडियो को या इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, चूँकि आगे एनर्जी कंटिन्यू नहीं है। तो इसके आगे इसमें 63 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। और बाकी मैं EVS के यानी पर्यावरण के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ नोट्स संबंधित मैसेज को फॉलो करना, आपको नोट्स
मिल जाएगा। नोट्स आपके लिए परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे, आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएंगे और उससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। छोटे से नोट्स हैं और वो आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, कि आपको ये क्लास कैसी लगी, फिर उसके हिसाब से मैं आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।